कहानी की शुरुआत एक लड़के कोजी से होती है जो पेड़ पर बैठ के आज की कमाई गिन रहा था कि तभी देखता है नीचे 2 लेवल 1 के लोगों पे एक स्लाइम अटैक करने वाला था। लेवल 1 पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय उसका शिकार बनने को। लेकिन आखिरी पल में कोजी अपना एक सिक्का रजनीकांत स्टाइल में स्लाइम पर फेंकता है और वो बूम शाका लाका। बाप बेटे दोनों हैरान हैं। कोजी तभी नीचे कूद के पूछता है कि वो ठीक तो हैं। फिर कोजी ने उस लड़के को काफी कॉपर कॉइन्स दिए और समझाया कि स्लाइम मारने के लिए ये ड्रॉप्स हैं और मॉन्स्टर हंटिंग करना पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। लेकिन लड़का बोलता है कि मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक और डरावने लगते हैं, वो नहीं कर सकता। कोजी उसे फोर्स नहीं किया और चलने लगा। तभी लड़के ने पूछा कि क्या वो कोई हीरो है। कोजी ने कैजुअली अपना स्टैट्स स्क्रीन दिखाया जो लेवल 999 विलेजर का था और ये देख के तो दोनों बिल्कुल दंग रह जाते हैं। दरअसल इस दुनिया में पैदा होते ही लोगों का टैलेंट असाइन हो जाता है। काश रियल लाइफ में भी ऐसा होता। खैर, जिनमें आते हैं वॉरियर, सॉर्सरर्स जैसी नॉर्मल क्लासेस के साथ कुछ लेजेंडरी टाइटल भी, जैसे हीरो, किंग और सेज। और सबसे नीचे वाली क्लास जो है वो है विलेजर, बिल्कुल यूजलेस और पावरलेस। ज्यादातर विलेजर्स इतने बेकार होते हैं कि पूरी जिंदगी में कूद पाद के उनका लेवल 10 जाना भी मुश्किल होता है, तो उन्हें फार्मिंग या इन कीपिंग जैसी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन कोजी वो अलग है। उसी वक्त जंगल में कहीं एक छोटी लड़की एक डार्क और स्कैरी गुफा की तरफ बढ़ रही होती है। दरअसल अंदर एक लेजेंडरी तलवार है और वो वही लेने आई है, चाहे भले उसने कोई होमवर्क ना किया हो। वापस शहर में कोजी गिल्ड में जाकर के अपनी डेली मिशन रिपोर्ट देता है। रिवार्ड में उसे 5 गोल्ड पीसेस मिलते हैं। सारे एडवेंचरर्स अचानक से मुड़ के देखते हैं कि इतना पैसा, मतलब कितने मॉन्स्टर मारे होंगे इसने। पर कोजी परवाह नहीं करता और निकल जाता है। वो दरअसल 10,000 गोल्ड इकट्ठा करना चाहता है ताकि एक स्पेशल लूट बॉक्स खरीद सके। लेकिन अभी सिर्फ आधा सफर हुआ है। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर रुका नहीं है। वो क्वेस्ट बोर्ड पर जाता है नए क्वेस्ट ढूंढने। रास्ते में वो कुछ एडवेंचर्स की बात सुनता है कि रिसेंट मॉन्स्टर्स तो काफी क्रेजी हैं। कैपिटल ने भी एक जॉब पोस्टिंग डाली है, एक प्राचीन गुफा इन्वेस्टिगेट करो, बहुत खतरनाक है लेकिन सक्सीड करोगे तो किस्मत ही बदल जाएगी। 30 ब्लू डेविल्स मारने पर एक गोल्ड कॉइन मिल जाएगा और कोजी ये मौका कैसे छोड़ सकता है। वो डिसाइड करता है कि आज दोपहर इसी कोस्ट पर जाएगा। इधर शहर के बीच एक हीरो रेक्स एक स्पीच दे रहा होता है कि भाइयों बहनों, सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके डीमन किंग को हराना है और जितने भी टैलेंटेड सिटीजन्स हैं उन्हें हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। वो और कैरोल अपने स्टेटस रिवील करते हैं, हीरो और सेज, और सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छे दिन आएंगे और एक एक करके वॉलंटियर करने लगते हैं। एक वॉरियर भी जो लेवल 80 से ऊपर का है, लेकिन रेक्स उसे रिजेक्ट कर देता है। शायद ध्रुव राठे था। कहता है कि तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। प्रूफ में बताता है कि देखो मैं खुद लेवल 90 का हूँ। वो आदमी आर्ग्यू करता है कि आपकी मिलनी कैरोल भी तो सिर्फ लेवल 22 की है। रेक्स मानता है कि हाँ, लेकिन एक्सप्लेन करता है कि कैरोल एक सेज है, वक्त के साथ लेजेंडरी सपोर्ट बनेगी, साथ ही वो किंगडम की तीसरी प्रिंसेस भी है, तो उसका पार्टिसिपेशन डीमन किंग की हार में किंगडम को स्टेबलाइज करेगा। सब मान लेते हैं कि पॉइंट तो है। अगला वॉलंटियर एक बूढ़ा प्रीस्ट करता है, कहता है कि उसकी होली पावर्स डीमन के खिलाफ काम आएगी, लेकिन रेक्स उसे भी रिजेक्ट कर देता है। शायद ये कुणाल कामरा था। कहता है कि वो अब एक लंबी जर्नी के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है, रास्ते में अगर हेल्थ खराब हुई तो उसके साथ सब स्लो हो जाएंगे। तब भीड़ में एक और प्रीस्ट हाथ उठाता है, कहता है कि वो लेवल 80 का है और सिर्फ 20 साल का है, बिल्कुल फिट रहेगा। रेक्स उसे भी रिजेक्ट कर देता है और तुम लोग कमेंट में बताओ ये कौन हो सकता है। इस बार वो बकवास रीजन ये देता है कि 20 साल के लौंडे लौंडियाबाजी करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि काम में। इसके बाद तभी एक और पृष्ठ हाथ उठाता है। एक क्यूट 17 साल की लड़की पूछती है कि क्या वो क्वालिफाई कर सकती है। अभी सिर्फ लेवल 50 की है और फौरन रेक्स एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पार्टी में वो ज्यादा मर्द नहीं चाहता था। किनारे पर खड़ा कोजी ये सब देख के सोचता है कि कितना अच्छा होता होगा हीरो और सेज के साथ सफर तय करना। डीमन किंग को मार करके शोहरत मिलता होगा, लेकिन उसका खुद अप्लाई करने का कोई इरादा नहीं था, बस वो दूर से तमाशा देख रहा था। रेक्स इधर कहता है कि हाँ भाई, बिक गया, बस एक ही सीट आखिरी बचा है। तभी एक प्रिटी लिटिल विच आगे आती है और रेक्स फौरन एक्सेप्ट कर लेता है बिना उसके कुछ बोले ही। सो खत्म, चलो भागो। कोजी अपनी क्वेस्ट पर वापस जाता है जिससे जल्दी खत्म करना चाहता है। मॉन्स्टर मिलते ही कोई आम इंसान की लंगोट गीली हो जाती, लेकिन कोजी के लिए ये तो फ्री का माल है। एक ही बार में वो खत्म कर देता है। फिर नीचे गिरे हुए पैसे को वो आज भी बड़े ही शौक से उठाता है। 30 से ज्यादा सिल्वर कॉइन्स उसे मिलते हैं और किल काउंट भी उसका 1 बढ़ जाता है। तो सोचता है कि चलो डिनर से पहले काम खत्म करते हैं। वो केव में चलता जाता है और हर मॉन्स्टर को 1 टैप मारता है। एक जगह तो उसे एक रेयर ड्रॉप मिलता है, ब्लू डेविल का सिंग।
मार्केट में ये काफी महंगा बिकता है तो सोचता है कि बाद में बेचूंगा। खुद कभी समझ नहीं आया कि इसमें ऐसा खास क्या है, उसे तो हमेशा यूजलेस ही लगा। थोड़ी देर में 15 ब्लू डेविल्स खत्म करके वो एक कॉर्नर से मुड़ता है जहाँ रेक्स हीरोज पार्टी के साथ दिख जाता है। फौरन पत्थर के पीछे छुप जाता है, सोचता है हीरो पार्टी स्किल्ड है, लेकिन कोई नौटंकी ग्रुप लग रही है रेक्स के नेतृत्व में। पर उसको तो न सूधो का लेना न माधो का देना था, तो चुपचाप निकल लेता है उनके नोटिस करने से पहले। तभी नीना बाकी सबको कहती है कि उसे लगा कि वहाँ कोई था। रेक्स ओवर कॉन्फिडेंट है कि ब्लू डेविल ही होगा जो हमें देख के भाग गया। हाँ, डरपोक। पारना पूछती है कि डीमन किंग का किला तो दूसरी तरफ है ना, तो हम यहाँ क्यों आए हैं। टीना भी क्यूरियस थी तो रेक्स एक्सप्लेन करता है कि इस डंजन में एक खास खजाना छुपा है, एक लेजेंडरी तलवार जो सिर्फ लेवल 90 के ऊपर का हीरो ही यूज कर सकता है। जो सुन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। रेक्स बताता है कि जो केव की दीवारों पर ये रॉयल क्रेस्ट लगे हैं ना, उन्हें फॉलो करो तो वो तलवार मिलेगा। पारना पूछती है कि अगर इतनी लेजेंडरी तलवार यहाँ थी तो रॉयल फैमिली ने किसी को पहले देकर के डीमन किंग से लड़ने क्यों नहीं भेजा। जिस पर रेक्स बताता है कि हीरो क्लास रेयर है लेकिन यूनिक नहीं है, और भी हीरोज हैं पूरे देश में, और रॉयल फैमिली जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। डर है कि किसी और के हाथ में इतनी पावर चली गई तो ट्रम्प बन जाएगा। उम्मीद किए थे कि फैमिली में ही कोई हीरो क्लास अवेकिन करेगा, लेकिन राजा के सब बेटे तो PS5 में लगे हैं, और जबकि वो एक ऐसा हीरो है जो तीसरी प्रिंसेस के साथ सफर कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसे ही तलवार का पता बता दिया जाए। रेक्स कंफर्म करता है कि तलवार से डीमन किंग को हराया जा सकता है, फिर सबको जल्दी करने को कहता है ताकि असली मिशन शुरू हो सके। उधर केव में वही छोटी लड़की अभी भी लेजेंडरी तलवार ढूंढ रही है। उसके सर में बुद्धि है या नहीं, पर सर के पीछे 2 गुद्दी जरूर है, जिससे लगता है कि वो कोई डीमन है। कोजी की तरफ 28वां डीमन खत्म कर चुका है वो, जिससे 950 सिल्वर अर्न हो गई है, और अब क्वेस्ट ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका है। थोड़ी देर और फिर घर निकलना है उसे, लेकिन सोचता है कि इतने ज्यादा ब्लू डेविल्स आजकल क्यों दिख रहे हैं। अचानक से वो लड़की कोजी के पास से भागती हुई निकल जाती है। वो उसे वार्न करना चाहता है कि आगे डीमंस हैं, लेकिन वो तो सीधा उनके बीच से निकल जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, जिससे कोजी समझ जाता है कि अच्छा बेटी। हीरो पार्टी की तरफ सब लड़ते हुए लेजेंडरी स्वॉर्ड वाले कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ वो लड़की पत्थर के सामने खड़ी है और तलवार गायब। सब अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तो किसी को आना नहीं चाहिए था, और स्ट्रॉन्ग माना भी उन्हें फील हो रही है। शक होता है कि वो कोई डीमन लड़की है और पूछते हैं कि तलवार कहाँ है। लड़की पैनिक में एक्सप्लेन करती है कि वो नहीं ली है, ऑलरेडी गायब थी। पारना मानती है कि सच कह रही है, इसके सलवार में तलवार छुपाने की जगह भी नहीं है, लेकिन उसकी सींग तो प्रूफ है कि वो डीमन है, और डीमंस इंसान के दुश्मन होते हैं। बच्ची है तो क्या हुआ, खत्म करना ही होगा। सब अटैक स्पेल चलाते हैं, लेकिन एक पल में कोजी आगे आ जाता है और अटैक रोक लेता है। सब हैरान होते हैं कि कोई उन्हें इतनी कैजुअली कैसे रोक सकता है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये भी कोई डीमन है जो इस डीमन लड़की को बचा रहा है, लेकिन कोजी उन्हें कन्विंस कर देता है ये कह करके कि अरे इस लड़की के सींग तो सिर्फ बालों के एसेसरीज हैं, और उसे तरस आया क्योंकि वो नहीं चाहता ये गलतफहमी का शिकार बन जाए। हीरो पार्टी मान जाती है, फिर भी सस्पिशियस है कि ये तलवार वाले रूम में थी और तलवार गायब है। तलवार का जिक्र सुन के कोजी को याद आता है कि ओ अच्छा उस तलवार की बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पहले इस गुफा में मैं एक्सप्लोर करने आया था तो मुझे मिला, लगा कि लावारिस है तो ले जाकर के बेच दिया। माफ करना, पता नहीं था कि वो इम्पोर्टेंट थे। रेक्स और बाकी यकीन नहीं कर पाते हैं कि बेच दिया। उस तलवार पर ऐसा मैजिक था जिसे सिर्फ कोई हीरो ही उठा सकता है। कोजी मानता है कि हाँ भारी तो थी, लेकिन कीमती लगी तो उठा ही लिया। सबको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो साबित करने के लिए कोजी कैजुअली उस पत्थर को उठा लेता है जिसमें तलवार थे। ये करना तो और भी ज्यादा नामुमकिन था, जिससे सब स्टंट होके पूछते हैं कि तेरा लेवल क्या है, और कोजी कहता है कि पिंग 9NN+। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं स्टैट्स स्क्रीन पर देख करके, लेकिन उसने तो बेसिकली वो खजाना ही बेच दिया जो डीमन किंग को हराने के काम आता। अब कैरोल रिक्वेस्ट करती है कि उनकी पार्टी को ज्वाइन करे ताकि उसकी ताकत से डीमन किंग को हराने में मदद होगी। कोजी सीधा मना करता है कि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, न ही डीमन किंग ने उसका कुछ बिगाड़ा है। हालांकि वो हीरो पार्टी को गलत नहीं कह रहा, बस वो खुद इसमें नहीं पड़ना चाहता। फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़े हुए डंजन से निकल जाता है और बाहर आकर के उसका हाथ छोड़ अपने घर जाने पड़ता है कि तभी अचानक वो लड़की उससे शादी करने को बोलती है। कोजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अबे हाथ छूने से कौन शादी करता है बे। कहता है कि वो कोई बिलियनियर नहीं है जो एप्स्टेन आइलैंड का शौक रखता है। आगे बढ़ने लगता है, पर वो लड़की पीछे भागती हुई आती है कि रुक जाना और जाना, हमसे 2 बातें करके चले जाना। कोजी सीधा कहता है कि पागल लड़की, बच्ची से शादी नहीं हो सकती। एलिस कहती है कि अभी नहीं, कुछ साल बाद ही सही, वो वेट कर लेगी। कोजी अब अनकंफर्टेबल होने लगता है। टॉपिक बदलता है पूछ करके कि उसे वो लेजेंडरी तलवार आखिर क्यों चाहिए थी।
एलिस बताती है कि उसके पापा डीमन किंग हैं और काफी वक्त से बीमार हैं, तो उसे डर था कि इस हालत में अगर हीरोज तलवार ले लेते हैं तो उन्हें मार सकते हैं। कोजी हैरान है कि क्या डीमन किंग 1 साल से बीमार है? पिछली बार ही तो उसे मिला था मैं, तब तो वो ठीक था। एलिस हैरान है कि क्या वो उसके पापा को जानता है। कोजी कहता है कि हाँ, 1-2 बार मिला था कुछ साल पहले। एलिस पूछती है तो इसलिए तुमने हीरोज की मदद नहीं की? कोजी कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ अपने सिद्धांतों पर चलता है, जो ये है कि डीमन किंग को मारने से कुछ भी नहीं बदलेगा। आखिरकार पूरी प्रॉब्लम की वजह ये है कि डीमंस मायज़मा रिलीज करते हैं, जो बदले में मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है और वो इंसानों पर अटैक करते हैं। डीमंस खुद इनहेरिटली इंसानों को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ उनके आसपास रहने से वो इंसानों को सफर कराते हैं। तो डीमन किंग को मारने जैसी कोई चीज लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं होगा। एलिस कहती है कि वो इंसानों और डीमंस के बीच पीसफुल की तरह काम करने की कोशिश कर रही है, और ये करने के लिए उसे साबित करना है कि दोनों स्पीसीज साथ मिलकर रह सकते हैं, और इसीलिए वो कोजी से शादी करना चाहती है। लेकिन कोजी फिर भी रिफ्यूज करता है कि अबे पागल वागल है क्या, वो जो होप कर रही है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और वैसे भी डीमंस इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ इस बात को छोड़ के कि उनका मायज़मा मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है, और सब पहले से ये जानते हैं। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो मॉन्स्टर्स का अटैक को रोकने के लिए डीमंस को मारने की कोशिश करते रहते हैं, और डीमंस को अपने डिफेंस के लिए इंसानों को मारना पड़ता है, जो सिर्फ और ज्यादा भड़काता है, और ऐसे ही ये डिप्रेसिंग साइकिल चलता रहता है। कोजी कहता है कि दुनिया ऐसे ही काम करती है और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इधर डंजन में हीरो पार्टी अब इस बारे में सोचने में बिजी है कि अब क्या करें जब लेजेंडरी तलवार ही चली गई। कैरोल कहती है कि चलते हैं, नया प्लान सोचेंगे, अभी के लिए तो वापस ही चलते हैं। लेकिन रेक्स को कोई चीज परेशान कर रही थी, क्योंकि कोजी के जाने से बिल्कुल पहले वो झुककर उसके पास आया था और उससे कहा था कि वो अभी भी नहीं समझता कि दुनिया कैसे काम करती है। और रेक्स खुद को ये फील करने से रोक नहीं पाता कि कोजी कुछ ऐसा जानता है जो उसे नहीं पता, और जब तक वो पता नहीं कर लेता कि वो क्या चीज है, वो अपनी पूरी ताकत से स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगा ताकि उनका मिशन कंप्लीट कर सके। इधर जैसे ही कोजी शहर की तरफ वापस चल रहा होता है, नोटिस करता है कि एलिस पूरे वक्त से उसका पीछा कर रही है। अब वो इसे थक गया था तो पूछता है कि अब वो क्या चाहती है। मैंने बोला नहीं ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन एलिस कहती है कि वो बात नहीं है। हाँ, अगर कोजी उससे शादी करने को एग्री करता है तो वो खुश जरूर होती, लेकिन क्योंकि उसने ना कह दिया है तो वो एक्चुअली उम्मीद कर रही है कि वो उसके लिए अब कुछ खरीद तो सकता ही है। दरअसल उसके डैड की कंडीशन अभी बहुत बुरी है, तो वो उसे ठीक करने में मदद के लिए कुछ स्पिरिट वाटर लेना चाहती है, लेकिन मेडिसिन सिर्फ ह्यूमन टाउन में होती है और वो वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उसके हॉर्न से जब मायज़मा लीक होगा तुरंत लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक डीमन है। वो ये भी मेंशन करती है कि वो मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा ले आई है, फिर झोली में रखी 500 सिल्वर कॉइन्स दिखाती है, जिस पर कोजी कहता है कि स्पिरिट वाटर 10 गोल्ड कॉइन के आते हैं, तो उसके पास जो है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। एलिस को पता नहीं था कि मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होगी, तो वो कोजी से पूछती है कि क्या वो उसे खरीदने के लिए थोड़ा पैसा उधार दे सकता है। कोजी तुरंत जवाब देता है कि नहीं, और इसकी जगह पूछता है कि वो क्या सोचती है, मेडिसिन सच में सब कुछ सॉल्व कर देगा, क्योंकि चाहे उसके डैड बेटर हो भी जाए, ह्यूमंस फिर भी उसके पीछे होंगे और आखिरकार वो उसे मारने में मैनेज भी कर लेंगे। वो उससे पूछता है कि क्या उसे ह्यूमैनिटी के खिलाफ कम से कम थोड़ा तो नफरत होगा ही, लेकिन एलिस के पर्सपेक्टिव से ह्यूमैनिटी से नफरत करना भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद नहीं करेगा। इसलिए वो इसकी जगह अपनी एनर्जी ह्यूमंस और डीमंस को यूनाइट करने की कोशिश में फोकस कर रही है, ताकि सब साथ मिलकर रह सके, खासकर क्योंकि वो जानती है कि वहाँ उसके जैसे भी ह्यूमंस हैं जो डीमंस के खिलाफ नहीं है। कोजी उसके जवाब से सरप्राइज होता है, वो उसकी डेडिकेशन को रिस्पेक्ट करता है और उसकी मेडिसिन के लिए पे करने में मदद करने को एग्री हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन पर कि वो भी उसके साथ टाउन आएगी। एलिस उसे कहने की कोशिश करती है कि वो वहाँ नहीं जा सकती, बताए तो उसकी सींग की वजह से, लेकिन कोजी ने पहले से ही इसके बारे में सोच लिया था। वो एक रिबन निकालता है और उसकी सरप्राइज में मायज़मा पूरी तरह लीक करना बंद हो जाता है। वो रिबन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अमेज्ड होती है, पूछती है कि उसने इसे कैसे बनाया, और वो एक्सप्लेन करता है कि उसने इसके मटेरियल्स मॉन्स्टर स्पॉन क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करके हासिल किए थे। वो एग्जैक्टली श्योर तो नहीं है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ऐसे एलिस को उसके साथ टाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो टाउन में पहुंचते हैं, एलिस अपने आसपास सब कुछ देख के अमेज्ड है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो ऐसे शहर में आई है। पास का एक स्टॉल ओनर ने नोटिस किया कि ये बच्ची कितनी खुश लग रही है, लगता है पहली बार आई है, तो वो उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर एक सेब देता है। एलिस बहुत ग्रेटफुल है और आदमी को थैंक्स देती है। जैसे ही वो और कोजी चलते रहते हैं, वो कोजी से पूछती है कि ऐसा सेब कितने का आता होगा, क्योंकि उसे पैसे का कितना वैल्यू है इसकी अच्छी समझ नहीं है। तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि ये एक सेब 150 कॉपर कॉइन्स का है और 10,000 कॉपर कॉइन्स का एक सिल्वर कॉइन होता है, जो एक पूरी दावत दिला सकता है।
फिर 1000 सिल्वर कॉइन्स का एक गोल्ड कॉइन होता है जिससे एक छोटा घर खरीद सकते हो। यानी अब इससे ही समझो कि 10 गोल्ड कॉइन स्पिरिट वाटर के लिए पे करना कितनी बड़ी रकम होगी। एलिस कोजी से पूछती है कि क्या वो सच में उसके लिए इतना पैसा खर्च करेगा, जिस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बाद में जाकर के डीमन किंग से डबल वसूलेगा। एलिस के साथ डिनर करने के बाद कोजी उसे अपने रूम में ले आता है और कहता है कि एक पल यहीं वेट करो, किसी और को भी लेकर के आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो गेट खोलती है, इतने बड़े आदमी को देख के उसके होश ही गायब हो जाते हैं। होश में आने के बाद कोजी एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी दोस्त तकाको है और उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले से बता दिया है कि तुम एक डीमन हो। और तकाको को भी कोई परेशानी नहीं है इस बात से, क्योंकि तकाको की जिंदगी में भी एक वक्त था जब वो सोचती थी कि सारे डीमंस को ही खत्म करना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन जब वो खुद इंजर्ड थी और मरने के कगार पर आई, एक डीमन ने उसकी जान बचाई और तब से उसने डीमंस का शिकार करने का ख्याल ही छोड़ दिया। वो कहती है कि एलिस को वो कल डीमन लॉर्ड के कैसल वापस छोड़ आएगी। लेकिन अचानक से मॉन्स्टर्स आसमान से बरसने लगते हैं। पता चलता है कि हाल ही में बना एक डीमन जनरल इस अटैक के पीछे है। वो पूरे टाउन को एड्रेस करता है कि पुट योर एस ऑन द ग्राउंड नाउ, क्योंकि ये एक इन्वेजन है और उसे यकीन है कि उनके पास इतने सारे मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन जब कोजी के पास एक मॉन्स्टर गिरता है तो वो एक रिटर्न गिफ्ट लॉन्च करता है, लेकिन जल्दी ही रियलाइज करता है कि अरे उसका पैसे वाली पोटली भी उड़ गई। तो वो उसे उठाने के लिए भाग जाता है। और जब एनिमेटर्स डिफरेंट लैंग्वेज में हीरो को गरीब और छिछोड़ा दिखा रहे थे, तकाको इधर एलिस की हिफाजत कर रही है। लेकिन वो जल्दी ही हीरो पार्टी के सामने आ जाते हैं। जो लोग भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और ह्यूज फायर पावर से सब परिंदों को नीचे गिराने का प्लान करते हैं। अब वो जैसे ही आसमान में एक बैरेज अनलीज करने वाले होते हैं, कोजी आता है, उन्हें रोकता है कि अबे बेवकूफों, ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है नहीं। अगर वो अपने किसी भी सूट को मिस करते हैं तो वो सीधा उनके ऊपर वापस गिरेगी, और चाहे वो सारे परिंदों को नीचे लाने में मैनेज भी कर लें तो ये डीमंस को अपने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ रिलीज करने पर मजबूर कर देगा। कैरोल एडमिट करती है कि बंदा हैंडसम के साथ स्मार्ट भी है, लेकिन वो उसी से पूछती है तो बताओ क्या उसके पास कोई बेटर आइडिया है। और इसके जवाब में कोजी उससे कहता है कि वो ऊपर जाएगा और उसके डीमन जनरल से बात करने की कोशिश करेगा, पता लगाने के लिए कि वो क्या चाहता है। बाकी लोग सोचते हैं कि ये तो काफी रिस्की आइडिया है, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पता चले, कोजी हवा में जंप करता है और ताकोको की थोड़ी सी बूस्ट से वो सीधा डीमन जनरल के सामने होता है। कोजी डीमन के कमांडर मनाओ के सामने खड़ा है, बोलता है कि वो गांव वालों की तरफ से आया है। मनाओ पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ ऊपर कैसे पहुंचा। तो कोजी एक्सप्लेन करता है कि एक गोरिल्ला ने, या कहें बहुत ज्यादा हॉर्स पावर वाले इंसान ने उसे ऊपर किक किया है। यकीन करने वाली बात नहीं थी तो मनाओ कहता है कमांडर से कॉमेडी करता है और सीधा 3 फायरबॉल से अटैक कर देता है। लेकिन कोजी को तो एक भी स्क्रैच नहीं लगता, बल्कि वो थोड़ा इरिटेटेड ही हो जाता है। बोलता है कि अबे शांत हो जा। जब मनाओ रियलाइज करता है कि उसके अटैक ने कुछ भी नहीं किया, वो पूछता है कि क्या वो सही में सिर्फ एक विलेजर है। कोजी उसे दोहराता है कि वो विलेजर ही है और प्रूफ करने के लिए अपना स्टैट विंडो ओपन करता है, जिसमें उसका लेवल भी दिखने लगा था। मनाओ यकीन नहीं कर पाता कि वो लेवल 999 पे है, क्योंकि कोई भी इंसान पॉसिबली ये अचीव ही नहीं कर सकता। पर अब इससे एक चीज में तो वो श्योर है कि ये लड़का खतरनाक है, तो उसे खत्म करना ही होगा। पर कुछ करने से पहले कोजी उससे कहता है वेट और क्लियरफाई करता है कि उसका इंटेंशन डीमन किंग को मारना नहीं है, क्योंकि वो तो उसका और उसकी बेटी एलिस का दोस्त है। मनाओ सरप्राइज्ड है कि वो प्रिंसेस एलिस के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं करता और बोलता है कि वो नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है। कोजी बोलता है कि भूतनी के हिंदी में तो बोल रहा हूँ, और मेंशन करता है कि एलिस अभी उसके साथ ही है नीचे शहर में। मनाओ पूछता है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि वो डीमंस की साइड है। कोजी कहता है नहीं यार, लेकिन वो उनका दुश्मन भी नहीं है। फिर एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछने आया था कि क्या डीमन किंग ने ये इन्वेजन करने का ऑर्डर दिया है। मनाओ उसके सवाल को बेतुका समझता है और उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों पूछा। लेकिन कोजी उसे बताता है कि एलिस ने दरअसल उससे बोला था कि डीमन किंग तो बीमार होकर पड़ा है। ये बात से मनाओ कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं। कोजी उससे फिर पूछता है कि बताओ क्या उसने खुद ऑर्डर दिया था, क्योंकि अगर दिया था तो वो एक्शन लेगा। मनाओ एक मोमेंट के लिए रुक जाता है ये सवाल सुन के, रियलाइज करता है कि डीमन किंग ने खुद उसे डायरेक्टली ऑर्डर तो नहीं दिया, उसके पास खड़ा एक सबऑर्डिनेट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, कहते हुए कि ये डीमन किंग का डायरेक्ट ऑर्डर है, जबकि डीमन किंग ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था। फिर भी मनाओ क्लियरफाई करता है कि पर वो उस रूम में बैठा था जब उसे ये ऑर्डर मिला। कोजी बोलता है कि सिर्फ वहाँ होना ये नहीं कहता कि वो वैसे ही चीज चाहता है, और वो नहीं जानता कि वो शायद मैनिपुलेट किया जा रहा है।
मनाओ ऑफेंड हो जाता है ये सुन के, क्योंकि ऐसा बोलना ऐसा लग रहा है जैसे डीमन किंग नहीं कोई हलवा है, कोई भी मैनिपुलेट कर दे। कोजी कहता है कि भाई मैं वो नहीं कह रहा, बस ये कह रहा कि ये पॉसिबल है। अब बिना एक सेकंड वेट किए मनाओ डिसाइड करता है कि वो तुरंत कैसल वापस जाएगा और खुद अपनी आंखों से देखेगा, पर कोजी उसे रुकने को कहता है और सेकंड्स में उसके 3 हेल क्रोज को खत्म कर देता है। जब मनाओ पूछता है कि वो क्या कर रहा है, कोजी सिंपली एक्सप्लेन करता है कि सोचा थोड़ा पैसा बना लेता हूँ इस दौरान। शहर में सब हीरोज पार्टी भी देख रहे हैं कि कैसे कोजी अकेले हेल क्राउस के झुंड को खत्म करके पैसा बना रहा है। पार्ना बोलती है कि कोई भी सही दिमाग वाला एक डीमन कमांडर के करीब भी नहीं जाता, पर ये तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। एलिस थोड़ी कोजी की चिंता करती है, लेकिन तकाओ उसे एश्योर करती है कि सब ठीक है। वहीं टीना बाकी लोगों से मदद मांगती है, क्योंकि जख्मी नागरिकों की हेल्प के लिए और भी लोग चाहिए। और जब वो सब इधर बिजी हैं, कोजी एक्स्ट्रा पैसा कमाने में बिजी है उन हेल क्राउस को खत्म करते हुए। अब तो मनाओ का पेशेंस खत्म होता जा रहा है, तो वो पूछता है कि वो ये क्यों कर रहा है और बोलता है कि उसे वापस जाना है और डीमन किंग की कंडीशन खुद देखनी है। कोजी फिर उससे कहता है कि थोड़ा ठंड रख पाजी, और एक्सप्लेन करता है कि उसका अभी वापस जाना शायद सेफ नहीं होगा, क्योंकि अगर डीमन किंग को कंट्रोल किया जा रहा है तो जो भी उसके पीछे है वो शायद उसे भी खतरा मान सकता है। इसलिए बेटर है कि ऐसा एक्ट करो जैसे पूरी फोर्स उसकी तबाह हो गई है और बाद में चुपचाप कैसल में मुंह लटकाए जाना। अब बिना कुछ बोले कोजी अपनी प्रोसेस और फास्ट करता है, जिस पर खड़े थे उसे भी कॉइन्स के ढेर में बदल देता है और गिरने देता है। मनाओ पैनिक करता है और पूछता है कि उसने ये क्या किया, लेकिन कोजी तो शांत रहता है, बोलता है कि चिंता ना करो, यहाँ से गिरने से शायद हम नहीं मरेंगे। मनाओ चिल्लाता है कि शायद से उसका क्या मतलब है, और धड़ाम से गिरते हैं। कुछ मोमेंट्स बाद मनाओ उठता है और देखता है कि कोजी भी फॉल सरवाइव कर गया है, जिससे वो सोचता है कि पक्का ये कोई दैत्य है। जब कोजी देखता है कि चलो ये ठीक है, तो कहता है कि वो उसका जैकेट थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा है, क्योंकि इसमें उसे अपना कलेक्शन भर के ले जाना है। अब जब वो जमीन से सिक्के बटोरने लगता है, पूछता है कि तुमने अपना नाम नहीं बताया अच्छे से, तो मनाओ प्रॉपर्ली अपना इंट्रोडक्शन देता है, मनाओ आई ब्रशर के नाम से। कोजी कहता है आई ब्रशर, मम्मी पार्लर चलाती थी क्या? तो वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी डीमन किंग की सेवा करती आई है और उसने भी 3 साल डीमन किंग और प्रिंसेस एलिस की सेवा की है। कोजी ज्यादा कुछ नहीं बोलता और लगा हुआ है अपना माल लपेटने में। मनाओ तो उसके इस बिहेवियर से थोड़ा कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि क्या वो उसे नहीं मारेगा, और कोजी सिर्फ बोलता है कि कर दिया ना छोटी बात, और एक्सप्लेन करता है कि वो डीमन किंग और एलिस की केयर करता है, तो वो किसी ऐसे पर्सन को कैसे मार सकता है। मनाओ तब एक और सवाल करता है, जानना चाहता है कि डीमंस के साथ जो भी होता है इससे उसे क्यों परवाह होती है। तो कोजी बोलता है कि अगर वो माइजमा नहीं होती जो मॉन्स्टर्स क्रिएट करते हैं, तो ह्यूमंस और डीमंस भी आज साथ रहते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर्स ही हैं जो ह्यूमंस और डीमंस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, और फिर डीमंस खुद को बचाने के लिए ह्यूमंस से लड़ते हैं। फिर ये गहरा हुआ और नफरत फैलाने लगा, जो उसके हिसाब से बहुत सैड बात है। अब बिना कुछ और बोले कोजी अब सारे कॉइन्स को लपेट के पीठ पे उठाता है और बोलता है कि वो जाके बाकी स्ट्राइक फोर्सेस को भी खत्म करेगा, फिर कल मस्त नहा धोआ के आएगा और एलिस को भी साथ लाएगा, ताकि सब साथ में डीमन किंग के कैसल जाए। मनाओ समझ नहीं पाता कि हम साथ में क्यों जाएंगे, और वार्न करता है कि ऐसा करना उसे दोनों डीमंस और ह्यूमंस का दुश्मन बना देगा। कोजी सिंपली एक्सप्लेन करता है कि उसने एलिस से एक प्रॉमिस किया था और वो खुद भी क्या सिचुएशन है देखना चाहता है। मनाओ अब कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब कोजी चला जाता है वो वहाँ सोचता रह जाता है कि डीमन किंग और प्रिंसेस एलिस का एक ह्यूमन फ्रेंड है, और क्या बंदा है। अगले दिन एलिस कोजी के साथ नाश्ता करी होती है और थैंक्स देती है इस खुशी में कि उसने मनाओ से बात की। कोजी बोलता है कि वो किस्मत से काफी काम का आदमी निकला, लेकिन ये साइड में रखते हुए वो तकाओ के बाढ़ के बारे में पूछता है, और एलिस इन्फॉर्म करती है कि उसने बोला है कि सब ठीक है, और मेंशन करती है कि वो सुबह जल्द ही ट्रिप के लिए चीजें खरीदने गई है। इसके साथ कोजी डिसाइड करता है कि बीच में ट्रांसपोर्टेशन फिगर आउट करना बेहतर होगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट रूट लेते हैं तो कैसल तक 6 दिन लगेंगे, लेकिन उनका बड़ा ग्रुप है और वो घोड़े भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो डीमन से डरते हैं। एलिस के लिए तो ठीक है क्योंकि उसकी माना को सप्रेस किया गया है, लेकिन मनाओ के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। कोजी तब एडमिट करता है कि वो एक तरीका जानता है जल्दी पहुंचने का, लेकिन सच में उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं। एलिस क्यूरियस होती है तो कोजी उसे आदम घोड़े जैसे मॉन्स्टर दिखाने ले जाता है। दोनों एरोगेंस से बात करते हैं कि वो गटर ट्रैश को देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सुपीरियर बीइंग हैं और उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो उन्हें टाइम दे रहे हैं। एलिस तुरंत कोजी के पीछे छिप जाती है, जो एक्सप्लेन करता है कि ये तो अनयूजुअली प्राउड रहते हैं।
जब तक पीछे से हंटर नहीं पड़ता। बिल्कुल ये कहने के बाद ही कैरेज ड्राइवर उन पर हंटर मारता है कि कितना बोलते हो बे, चलो अब चुपचाप। और हैरानी की बात है कि ये तुरंत काम कर जाता है। एलिस बिल्कुल उतनी ही टेरिफाइड है तो तकाको थोड़ी कंफ्यूज है जब वो उन्हें ऐसे मिलती है। वो बाद में जंगल में मनाओ से मिलने जाते हैं जो खुश है कि एलिस सेफ है, क्योंकि वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसने एक ऐसे शहर पर अटैक किया जहां वो विजिट कर रही थी। वो बिना किसी डाउट के उसके सामने घुटने टेक देता है और पूछता है कि वो कैसे अपनी इस गलती की भरपाई कर सकता है। लेकिन एलिस उसे रीअश्योर करती है कि ठीक है, इतना इज्जत मत दो, जिससे चाहिए वो तो दे नहीं रहा। कोजी कहता है क्या बोला तुमने? मनाओ उसकी जेनरसिटी के लिए थैंक्स देता है, फिर सर उठा करके कोजी को भी थैंक्स देता है जो उसने किया। तकाओ अचानक से मेंशन करती है कि हाय हैंडसम, वो भी है यहाँ, उसे भी कुछ दे। लेकिन मनाओ तो अचानक से डर के पीछे हटता है कि ये क्या चीज है। एलिस तुरंत एश्योर करती है कि तकाओ एक अच्छे इंसान है, क्योंकि वो कोजी के साथ उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। तकाओ प्रॉपर्ली अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि उसके साथ काम करना प्लेजर होगा। और मनाओ कहता है हाँ होगा। तभी पारना, टीना, कैरोल और रेक्स झाड़ियों से बाहर कूदते हैं कि हाँ पकड़ लिया। वो जानते थे कि कोजी डीमंस के साथ काम कर रहा था। रेक्स उसे झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है, कहता है कि उसने ही जरूर कल रात वाली रेड लीड किया होगा। टीना भी मेंशन करती है कि और ये छोटी लड़की उसकी बहन नहीं है, ये तो एक्चुअली एक डीमन है। कोजी शांत रहता है और सिंपली पूछता है कि तो वो उन्हें ऐसे घेर क्यों रहे हैं। इस पर कैरोल बोलती है कि ताकि वो भाग न सके, समझे। कोजी कहता है कि इसलिए तुम्हारे रीजनिंग में हमेशा 0 नंबर आते थे, और धीरे से उसके सर पे हाथ मारता है कि डफर, उन लोगों को घेर रहे हो जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। तभी रेक्स अचानक से अटैक करता है बोल करके कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं बबुआ, और वैसे भी भाषण सिर्फ मोदी जी देते हैं, हम तो एक्शन लेते हैं। कोजी सिंपली डॉज करता है और बोलता है कि हार मान जाओ, मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन रेक्स मना करता है बोल करके कि एक हीरो कभी गिव अप नहीं करता, क्योंकि उसे हमेशा बुराई से लड़ना होता है। एक वक्त पर कोजी सिंपली डॉज करना बंद कर देता है और उसकी तलवार को एक हाथ से ही रोक देता है। पारना फिर बोलती है कि कल के अटैक में बहुत लोग हर्ट हुए हैं, तो वो उन लोगों को ऐसे आसानी से नहीं जाने दे सकते जो इसके पीछे थे। कोजी एडमिट करता है कि उसने बिल्कुल सही कहा और मनाओ से माफी मांगने को बोलता है उस अटैक के लिए। लेकिन मनाओ तो मना करता है और क्लियरफाई कर रहा था कि डीमंस ने भी तो ऐसे रेड्स का दर्द दर्जनों बार सहा है। जिस पर रेक्स बोलता है कि उसे उनकी परवाह नहीं, क्योंकि डीमंस इविल होते हैं और जो उनके साथ काम करता है वो भी इविल ही है। उसके इस बात पर कोजी कहता है कि अच्छा, और ये रूल किसने बनाया। पूछता है कि क्या उसने एक पल भी सोचा इस बारे में कि उसके दिमाग में ये थॉट क्यों डाला गया है। वो एलिस की तरफ पॉइंट करता है कि देखो इसको, क्या ये तुम्हें कहीं से भी इविल लगती है। रिवील करता है कि वो ना सिर्फ एक डीमन है, बल्कि वो तो डीमन किंग की बेटी भी है। सोचो, उसने अपने डीमन के परचम के किस्से भी सुने होंगे, फिर भी वो नेचर के लॉ को मानती है। सभी एक पल के लिए चौंक जाते हैं उसकी बात से। वो एक्सप्लेन करता है कि डीमंस मॉन्स्टर्स के थ्रू हार्म करते हैं जो उनके हॉर्न्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो उन्हें डीमन किंग को मारने से नहीं रोकेगा। लेकिन मॉन्स्टर्स के अलावा सोचो तो वो ह्यूमन से अलग नहीं है। हाँ, वो भी ताकत रखते हैं नुकसान पहुंचाने का, इसका मतलब ये नहीं कि वो इविल हो गए, इसीलिए वो अपने दोस्तों को उन्हें किल नहीं करने देगा। कहते ही वो रेक्स की तलवार आसानी से तोड़ देता है, उन्हें एक क्लियर मैसेज देके। टीना थोड़ी देर तो उसके वर्ड्स के बारे में सोचती है, लेकिन फिर पूछती है कि क्या वो बंदा जो शहर पर अटैक किया था उसे भी वो इविल नहीं मानता, क्योंकि उसने तो माफी भी नहीं मांगी। मनाओ इससे नजरें हटा लेता है और माफी मांगने से रिफ्यूज करता है, तो कोजी जल्दी से उसका सर पकड़ कर झुका देता है और खुद भी उसकी तरफ से माफी मांगता है। ये चीज उन्हें सरप्राइज करता है और टीना फिर पूछती है तो क्या वो सही काम नहीं कर रहे हैं उसे अरेस्ट करके। कोजी एडमिट करता है कि देखो तुम सही हो, लेकिन फिर भी हमें वक्त दो, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है इस बात में कि डीमन किंग ने मनाओ को ये ऑर्डर दिया था, इसलिए चाहता है कि वो अरेस्ट करना और पनिश करना थोड़े दिन के लिए रोकें जब तक सब कुछ फिगर आउट ना हो जाए। कैरोल पूछती है कि अब उसका ये क्या नया ड्रामा है, तो कोजी एक्सप्लेन करता है कि डीमन किंग ह्यूमंस के साथ पीस चाहता है और वो कभी शहर पर अटैक करने का ऑर्डर नहीं देता। वो ये भी मेंशन करता है कि और एलिस ने बोला था कि वो उस वक्त बीमार था, तो कोई सेंस नहीं बनता कि वो ऑर्डर दे सकता है। रेक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और बोलता है कि वो कैसे जानता है कि ये लड़की सच बोल रही है, जिस पर कोजी क्लियरफाई करता है कि वो डीमन किंग से मिल भी चुका है। ये फिर से सबको सरप्राइज करता है, तो कोजी पूछता है कि क्या डीमन किंग की फोर्सेस ने पहले कभी किसी शहर पर अटैक किया है। कैरोल एडमिट करती है कि उसे तो याद नहीं ऐसी कोई बात, और रेक्स को भी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था। वो फिर आगे एक्सप्लेन करता है कि उसकी माइजमा मॉन्स्टर्स क्रिएट करती है, लेकिन डीमन किंग जरूरी नहीं कि उन्हें कमांड कर रहा हो। ह्यूमंस और डीमंस दोनों अपनी अपनी जिंदगी के जद्दोजहद में लड़ रहे हैं,
तो थोड़ा सोचना चाहिए, जो धारणा बना रखा है उनसे ऊपर उठ करके भी। पारना फिर भी मना करती है यकीन करने से और अचानक से अटैक करती है चिल्लाते हुए कि डीमंस उनके दुश्मन है। कोजी और बाकी सब जल्दी से उसके मैजिक स्पेल से बचते हैं। फिर पारना रेक्स और सभी को वार्न करती है कि हो सकता है कि इसे भी ब्रेन वॉश किया गया हो, तो उसकी बात पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। देख के कि अभी वो उन्हें कन्विंस नहीं कर सकता, कोजी और तकाओ डिसाइड करते हैं कि मना और एलाइस को लेकर के भाग ही निकलते हैं। भागते वक्त कोजी कंप्लेन करता है कि ये सुलह कराना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन एलिस बोलती है कि एटलीस्ट उन्होंने इस बार इतना तो सुना। बाद में उस दिन मनाओ एक बग्गी ले आता है कहीं से, लेकिन एलिस और कोजी दोनों डर जाते हैं क्योंकि ये तो वही आदम घोड़े वाला कैरेज था। मनाओ एक्सप्लेन करता है कि उसने उन्हें एक पासिंग मर्चेंट से चुराया है और वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि उन्हें आजाद कर दिया। वो पहले तो प्रॉब्लम नहीं समझता जब तक वो तकाओ को उन्हें हंटर मारते हुए एंजॉय करते नहीं देखता है, और अब समझ जाता है कि एलिस और कोजी इतने अनकंफर्टेबल क्यों हैं, तो वो सिंसियरली माफी मांगता है। दूसरी तरफ रेक्स अभी भी कोजी के कई बातों के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो सोच सकता है कि ह्यूमंस और डीमंस सेम है। पारना उसे और सोचने को नहीं बोलती है और उन्हें शहर वापस जाने और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर करना याद दिलाती है। रेक्स उससे पूछता है कि क्या वो दूसरे पहलू को नहीं जानना चाहती, लेकिन सिर्फ एक सेकंड में ही पारना को अपना हार्श पास्ट याद आ जाता है और बोलती है कि उसके पास दूसरे पहलू को जानने का कोई वजह नहीं है। उस रात में कोजी और बाकी सब जंगल में कैंप करने का डिसाइड करते हैं। तकाओ एक्सप्लेन करती है कि डीमन किंग के कैसल तक पहुंचने के लिए उन्हें एथेरियस आइलैंड क्रॉस करना होगा, लेकिन उनका अभी का गोल पास वाली सलारिया होनी चाहिए। कोजी मनाओ को बोलता है कि वो उनके लिए उसकी माना की वजह से ट्रबल नहीं बनाना चाहते हैं, तो लंबा रास्ता ही शायद बेस्ट होगा। मनाओ कंफ्यूज्ड है कि उसने एलिस का जिक्र क्यों नहीं किया, तो वो उसे दिखाती है कि कोजी ने उसके सिंग के साथ क्या किया है। कोजी एक्सप्लेन करता है कि उसके सिंग पर फैब्रिक लपेटना माना को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, लेकिन अफसोस उसके पास सिर्फ एक ही था, तो मनाओ को जितना हो सके छुपे रहना चाहिए। जब ये क्लियर हो जाता है, मनाओ पूछता है कि क्या वो सच में डीमंस के लिए अपने दिल में कोई नफरत नहीं रखता, लेकिन कोजी उसके सवालों को इग्नोर करके उसकी जगह ये पूछता है कि क्या उसने सलारिया पर भी अटैक करने का प्लान किया था। मनाओ कंफर्म करता है कि पॉइंट था एक मैसेज भेजना कि असली इन्वेजन जल्दी शुरू होगी, और तकाओ मेंशन करता है कि पहला टारगेट शायद फोर्ट्रेस सिटी होगी। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए सब डिसाइड करते हैं कि सलारिया जाएंगे, ये प्लान करते हुए कि वो कहेंगे कि वो व्यापारी हैं और खास तौर पर ब्लू डेविल हॉर्न्स बेचने आए हैं। वो उन्हें मनाओ की माना छुपाने के लिए यूज करेंगे और बिना प्रॉब्लम्स के शहर में घुस जाएंगे। गेट पर ही गार्ड मेंशन करता है कि उनके कैरेज के अंदर से कुछ डीमन माना जैसा सेंस हो रहा है। मनाओ जल्दी से ब्लू डेविल हॉर्न्स के पीछे छुप जाता है और एलिस एक हॉर्न लेकर के गार्ड को दिखाने का डिसाइड करती है कि मालिक यही है जिसकी वजह से शायद आप रॉट व्हीलर बन रहे हैं। कोजी भी साथ में प्ले करता है कि उनके पास ब्लू डेविल हॉर्न का कार्गो है और इतना ज्यादा है कि माना लीक होने से रोका नहीं जा सकता। फिर मेंशन करता है कि वो अपनी बहन के साथ आया है क्योंकि वो हमेशा सलारिया देखना चाहती थी, तो थोड़ा घूम भी लेंगे। किस्मत से गार्ड आसानी से उनकी कहानी पर विश्वास कर लेता है और बोलता है कि उनके घूमने का ये परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि अभी एक परेड चल रही है। वो एक्सप्लेन करता है कि कई दिनों से डीमन किंग की आर्मी के अटैक से ये डील कर रहे थे और सबको पीछे हटने पर मजबूर किया, तो एक परेड कर रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि कल के लिए मोरल बिल्ड हो सके, क्योंकि कल वो डीमन किंग की आर्मी को ढूंढने के लिए एक बड़ी सी फोर्स भेजने वाले हैं। जब वो शहर में जाते हैं, कोजी बहुत सारे लोगों को सेलिब्रेट करते देखता है, लेकिन वो जानता है कि अगर डीमन किंग के कैसल के आसपास मॉन्स्टर सीरियसली अटैक किए होंगे तो वो स्ट्राइक फोर्स को वाइप आउट कर देंगे। तकाओ बोलता है कि चाहे सरवाइव करें, शहर फिर भी ऑक्यूपाइड हो जाएगा, लेकिन ये तो मेल मिलाप का कोई भी उम्मीद खत्म कर देगा। एलिस ये सोच के चिंता करने से खुद को रोक नहीं पा रही, लेकिन कोजी रीअश्योर करता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो बताता है कि तो आइडिया ये है कि डीमन किंग के कैसल में हम घुसते हैं उनसे पहले, वहाँ पहुँच के वो डीमन किंग से बात करेंगे, उसकी आर्मी को रोकने कहेंगे और भाग के आ रहे सारे डीमंस को अपने साथ ले जाएंगे। सब उसकी इस आइडिया से सरप्राइज तो होते हैं, लेकिन तकाओ बोलती है कि वो उसकी बहादुरी की तो वैसे दाद खाद खुजली सब दे देती है, लेकिन फिर भी ये घटिया आइडिया है, क्योंकि वो क्या करेगा अगर पता चले कि डीमन किंग सही में ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता है, तो फिर तो उसके लवड़े न भोज्यम हो जाएंगे। लेकिन कोजी एश्योर करता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो फिर भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ेगा, लेकिन वो एक थर्ड फोर्स की तरह लड़ेगा, एक ऐसा यूनाइटेड आर्मी जो ह्यूमंस और डीमंस के बीच सुलह चाहती है। वो एक्सप्लेन करता है कि एलिस और तकाओ जैसे ही और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो वो उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो पीस चाहते हैं और लड़ाई रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। एलिस एक्साइटेडली बोलती है कि वो जरूर उसकी आर्मी का हिस्सा बनना चाहेगी, लेकिन कोजी वार्न करता है कि इससे शायद उसे अपने बाप से भी लड़ना पड़ सकता है।
एलिस एडमिट करती है कि वो अपने बाप से तो नहीं लड़ना चाहती, लेकिन अगर इससे सच में उनके ह्यूमंस को लेके थॉट्स बदलते हैं तो वो डेफिनेटली कोजी के साइड है। इधर मनाव अपने में बोले जा रहा था कि वो एलिस को नहीं छोड़ सकता अकेले, चाहे वो कोजी की आर्मी भी क्यों न ज्वाइन करे। अब ये डिसाइड होने के बाद कोजी सिंपली एलिस के साथ शहर में घूमता है, क्योंकि वेस्ट वाला गेट कल सुबह स्ट्राइक फोर्स के निकलने तक बंद है। तो वो बस एलिस को परेड एंजॉय कराता है और उसके लिए आइसक्रीम भी खरीदता है। फिर रियलाइज करता है कि वो तो डिनर से पहले ही डेजर्ट खा लिए, तो उसे पास के रेस्टोरेंट में ही ले जाता है कुछ खिलाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ रेक्स की पार्टी होती है, तो तुरंत उनके देखने से पहले हाफते हुए भागते हैं, क्योंकि ना ही वो समझने के मूड में है और ना ही अभी ये समझाने के मूड में है। तभी वो नोटिस करता है कि परेड के दौरान एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। एक कमजोर मॉन्स्टर को किल करने की प्लानिंग है, सबका मोरल बूस्ट करने के लिए, जबकि कोजी को तो ये एक बेकार आइडिया लगता है। इससे पहले उस मॉन्स्टर के साथ कुछ हो, एक भयंकर सा बड़ा मॉन्स्टर अचानक से निकलता है और पूरी परेड क्रश करने लगता है। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा नहीं था, तो सारे लोग पैनिक करने और भागने लगते हैं। कहते हैं कि जरूर डीमन किंग की आर्मी आ गई है। कई और मॉन्स्टर्स की तो हवाई फायरिंग भी होती है और सेकेंड्सों में सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। वहीं कोजी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो गया।